आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पश्चिम के कई जिलों को तोड़कर अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग कई दशकों से उठती रही है। उसी कड़ी में एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल सिंह यादव व कर्नल सुधीर कुमार द्वारा जोरदार तरीके से पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के बैनर तले मांग उठाई जा रही है, जिसका आगाज उन्होंने आज शनिवार को सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी मंदिर परिसर से किया है, जिसमें कई महान विभूतियों ने पहुंचकर अपना समर्थन करते हुए कहा कि आज वास्तव में प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रदेश अलग बनना ही चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नेता व पूर्व मंत्री हरीश चंद्र भाटी एवं वृद्ध समाज सेवी चौधरी प्रीतम सिंह, साबिर अली खान आदि लोगों ने कहा कि जब तक प्रदेश अलग नहीं बनेगा तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। मोर्चा की मेहनत को देखते हुए कई संगठनों ने उन्हें अपना समर्थन देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। इसके बाद पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर आकर सांसद हाजी फजलुर रहमान के कैंप कार्यालय पर पहुंचा और एक ज्ञापन सांसद महोदय को सौंपा, जिस पर सांसद हाजी फजलुर रहमान ने उन्हें पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर हर तरह से उनके साथ हैं, क्योंकि ये क्षेत्रवासियों की अति आवश्यक ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा और पश्चिमी निर्माण जन यात्रा लेकर आपका पश्चिमी प्रदेश का आपका निर्माण का संयुक्त रूप से लेकर चले हैं। हमें बात का हमें एक साथी बात कर रहे थे, मैंने कहा अभी नहीं, ये नहीं है, ये 80-84 संगठन एक लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो 2-4 से जहां हमें लोग जिसका समर्थन मिलेगा सभी का हम समर्थन देंगे भी और समर्थन लेने का भी काम करते रहेंगे। इसमें जात धर्म से ऊपर हटकर शायद अभी एक आपका बयान आया था, हमारे उनका सोम साहब का बयान आया था, हमने उसका करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि एक समुदाय का देश प्रदेश बन जाएगा। ऐसी सोच ये बीजेपी के धनी सोच ले सकते हैं। हम उस हिंदुस्तान का इसकी कोई जाति नहीं है। किसान यूनियन साथ में लगे पश्चिम प्रदेश का, हर जाति धर्म से ऊपर हटकर हम इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लेता हूँ जब तक के पश्चिम निर्माण नहीं होगा, जब तक पश्चिम प्रदेश नहीं बनेगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम पश्चिम प्रदेश के निर्माण के लिए सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी संप्रदाय के लोगों को आह्वान करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए और खासतौर से हमारे अधिवक्ता जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्षरत है, उनके लिए आज हम ये प्रण लेकर के चलते हैं यहाँ से कि अवश्य ही पश्चिम प्रदेश का निर्माण होगा। और पश्चिम प्रदेश के निर्माण के लिए चाहे हमें कोई भी बलिदान देना पड़े, हम उस बलिदान देने के लिए तैयार हैं। प्रदेश निर्माण की लड़ाई को सन 1998 से हमारे बीच में आली जनाब माननीय भगत सिंह वर्मा जी लड़ रहे हैं। हमारी मांग है कि 26 जिलों को मिलाकर पश्चिम प्रदेश का निर्माण हो। 26 जिलों में तकरीबन 6.5-7 करोड़ लोग रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ लोग हैं। इतने बड़े प्रदेश का एक मुख्यमंत्री सही ढंग से संचालन नहीं कर सकता। मेरा गांव खेड़ावान है, नकुड़ विधानसभा में, और आज सहारनपुर की धरती पर आप सभी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे संगठन के पदाधिकारी गण, मेंबरगण, उनका मैं इस पाक सरजमी मां शाकंभरी देवी के पावन धरती पर अभिनंदन करता हूं। और ये धरती मां शाकंभरी देवी पाक सरजमी और इसकी बराबर में हजरत रायपुरी की दरगाह, ये वो पाक इलाका और पाक सरजमी है जहां किसी भी चीज को शुरू करने के लिए लोग पूरी दुनिया और पूरे भारत से आते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम जिला सहारनपुर से हैं और ये मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगातार कई वर्षों से हम भी अपने बड़ों के साथ मिलकर उठाते रहे हैं। हमारी सोच ये है, जो भी संगठन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ जनता को जगाने का काम कर रहा है। मैं एक पर्वतारोही हूँ
और उसकी शुरुआत मेरी 2013 में हुई थी। मैंने अभी तक 9 पर्वतों पर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने समाज का, हर उस इंसान का जो चाहता है बेटियां आगे बढ़े, हमारा देश तरक्की करे, उन सब का नाम रोशन किया है। वो सब आप सबके सपोर्ट से, प्यार से, दुआओं से, मेरे पापा आए हैं उनके सपोर्ट से हुआ है। और 2024 में मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, जिसे मैं कई सालों से उसकी तैयारी कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सारी मुश्किलातें थी। जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो नहीं हो पा रही थी सही, लेकिन मैंने कोशिश कर रही हूँ कि वो हो। मैं माउंट ईस्टो कांगड़ी 6135 मीटर जो कि लद्दाख में है, उस पे भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश का नाम रोशन किया है। माउंट गोलफ कांगड़ी 6125 मीटर पर फतेह करके अपने देश का नाम रोशन किया है। माउंट फ्रेंडशिप पीक 5289 मीटर में पहुंचकर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश का नाम रोशन किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माउंट यूनाम पीक 6111 मीटर, जिसपे भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश का नाम रोशन किया है। और पश्चिम निर्माण मोर्चा की वहां से आवाज भी उठाई है, बैनर भी लेकर गई हूँ। और जब तक सांस है तब तक आस है, क्योंकि मैं जानती हूँ संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। पश्चिम प्रदेश निर्माण की जो मांग उठी है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे 26-27 जिले अगर मिल करके पश्चिम प्रदेश बन जाए, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। इसमें हमें आहुति देने के लिए बहुत त्याग बलिदान देना पड़ेगा। के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 का उल्लेख आपके बीच करना चाहता हूँ। वो ये है कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि कोई भी प्रदेश को छोटा या बड़ा बनाने के लिए उसे तोड़ करके किसी भी समय जो भी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 3 और 4 के में उल्लेखित हैं। तमिलनाडु बहुत बड़ा प्रदेश था नेहरू जी के जमाने में, तो तमिलनाडु में एक मांग उठी कि तेलुगु भाषा का प्रदेश अलग बनाया जाना चाहिए, जिसका नाम आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तो जनाब नेहरू जी ने ये कहा कि इस तरह तो सभी लोग मांगेंगे और फिर देश को की अखंडता को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने ये मांग नहीं मांगी। और वहां से एक व्यक्ति ने आंदोलन चलाया, भूख हड़ताल पर बैठ गए और 2 साल के बाद उनकी भूख हड़ताल पर बैठे बैठे मृत्यु हो गई। तो जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा वावेला मच गया और जिस कारण नेहरू जी को एक अलग प्रदेश सन 1952 में बनाना पड़ा, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। लेकिन उसके बाद फिर और प्रदेशों में मांग उठने लगी, तो नेहरू जी ने फिर सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली, सर सैयद फजल अली साहब से रुजू किया, उनसे कांटेक्ट किया, तो उनका एक आयोग बनाया गया सन 1953 में। सन 1953 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप छोटे प्रदेश बना लेंगे तो उससे देश की अखंडता को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि सर छोटे छोटे प्रदेश आप बना सकते हैं। उसके बाद सरकारी आयोग का गठन हुआ। सरकारी आयोग ने भी अपने एक रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान में 51 राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए, 51 राज्य बना देने चाहिए छोटे छोटे। चूंकि उन्होंने कहा कि जो खुशहाली है वो छोटे राज्यों में ही निहित है, इसलिए हम इस मांग को यहाँ ये कह करके उठा रहे हैं कि प्रदेश, पश्चिम प्रदेश तो बनना ही चाहिए। चूंकि आपने सरकारी आयोग की जिसमें 51 राज्यों को बनाने का सिफारिश की थी, उसके 180 सिफारिशें तो मान ली, जबकि उसमें 247 सिफारिशें पेश की गई थी, लेकिन आपने बाकी छोड़ दी। हमारा कहना है कि उसके बाद MM पंछी यानी मदन मोहन पंछी आयोग ने भी यही सिफारिशें की थी, आपने उसको भी नहीं माना। तो आपने अपने मतलब की तो कुछ सिफारिशें मान ली, लेकिन पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी छोटे छोटे प्रदेश बनाने की, वो नहीं मानी। हम ये कहते हैं, हम ये मांग करते हैं कि अब दोबारा से एक आयोग आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए एक नए पुनर्गठन आयोग की स्थापना का काम आगे बढ़ेगा। देखिए, संघर्ष का स्थान कोई चीज ले नहीं सकती और बिना संघर्ष कुछ होता नहीं है। और ये निर्माण पश्चिम क्षेत्र का भी आपके संघर्ष से ही पूर्ण होगा, जिसके लिए त्याग कुर्बानी की आवश्यकताएं पड़ेंगी। ये अलग विषय है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं
और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी के समय से है कि छोटे राज्य सदैव समृद्ध होते हैं। इसलिए भाजपा के सामने कोई कठिनाई तो नहीं होना चाहिए बनाने में, लेकिन कठिनाई ये है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, दूध नहीं पिलाता है, जनता की मांग नहीं होती है, तब तक सरकार कुछ देती नहीं है, अपनी तरफ से कुछ करती नहीं है। इसलिए इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसकी आवश्यकता क्या है? वैसे मैं इसको पुराने समय से जोड़ूं तो 100 साल पहले सर छोटू राम ने अजगर का नाम दिया था। भारत की सभी जातियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अजगर का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि जवान और किसान एक भारत की रक्षा करता है और एक पालन पोषण करता है। अगर दोनों चीज समृद्ध हैं तो देश का व्यापारी और व्यवसायी समृद्ध है, खुशहाल है। अगर ये दोनों लोग खुशहाल नहीं हैं तो फिर वो कोई भी खुशहाल देश में होता नहीं है। देखिए, भारत आजाद हो गया, उसमें उत्तर प्रदेश भी आजाद हो गया, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश आज तक आजाद नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक किसी क्षेत्र की भागीदारी उसकी सरकार में नहीं होती है, तब तक मैं उसको आजाद नहीं मानता। इसलिए मैं मानता हूं कि हम अभी भी गुलाम हैं, और वो गुलाम इसलिए हैं कि हमारे आंकड़े हैं। मैं बच्चों से बात कर रहा था सहारनपुर में, युवाओं से, कि उनका भविष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ा है। देखिए, सर्वोच्च 2 शक्ति किसी स्टेट में होती है, आप सब जानते हैं। एक तो हमारा शासन है, जहां से निर्णय आते हैं, नीतियां बनती हैं, और किसान हो, जवान हो, गांव हो, शहर हो, शिक्षा हो, आर्थिक व्यापार हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, वो सचिवालय से IAS अफसर जो बैठता है, वो सचिवालय का जो एक केंद्र है लखनऊ में, वहां से आता है। एक सर्वोच्च शक्ति का केंद्र वो है। उसमें आप ध्यान से देखिए कि हम 8 करोड़ हैं और 1/4 हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। आपको कितने अनुपात में अपने वहां सचिवालय में सचिव, उप सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, क्लर्क, बाबू, सेक्शन अधिकारी, क्या कोई है? माने अपना जब कोई आदमी नहीं है तो हम अपनी बात को लेकर न जा सकते हैं और न उनसे बात कर सकते हैं। हमारी कोई हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के शासन में आज की तारीख में मित्रों नहीं है, इसको समझ लीजिए। दूसरी जो शक्ति है, वो शक्ति केंद्र करती है कि जब प्रशासन से, शासन से व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो जाता है फिर कोर्ट, और कोर्ट में एक है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी हमसे 700 किलोमीटर दूर है। सवाल अकेले दूरी का नहीं है, यूं तो सुप्रीम कोर्ट भी केरल से 3500 किलोमीटर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हाई कोर्ट में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। वहाँ 12,000 अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में। अब 12,000 में आप 12 के नाम नहीं बता सकते जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से वहाँ वकालत करते हैं। जब वो वकालत नहीं करेंगे तो सीनियर एडवोकेट नहीं बनेंगे, सीनियर एडवोकेट नहीं बनेंगे तो जज नियुक्त नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वकील ना होना, भागीदारी ना करना, हम हाई कोर्ट के जजों में नगण्य हैं। मुश्किल से कोई बच्चे 1-2 हमारे सुप्रीम कोर्ट जा बैठे हैं, वो चले गए हैं प्रदेश हाई कोर्ट में, वरना हम वहाँ भी जीरो हैं। तो जहाँ से फैसले आते हैं वहाँ हम जीरो हैं, वहाँ हम अपमानित हैं, हमारी कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हम सेकंड सिटीजन हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, और ये 8-10 करोड़ जो लोग हैं, इनको इनकी भागीदारी के लिए ये पश्चिम क्षेत्र निर्माण मोर्चे का गठन किया गया है। इसमें बहुत ही लोयल नेतृत्व है, बहुत ईमानदार लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं अपना सामाजिक संस्था के हिसाब से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का एक्टिव प्रेसिडेंट हूँ मैं इंडिया का। जो ग्रेटर नोएडा में आप परी चौक जाएंगे, वहाँ एक गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान है, उसका मैं फाउंडर चेयरमैन। और कम्युनिटी के और सामाजिक और राजनीतिक इन क्षेत्रों में एक गहन जीवन का 60-65-70 साल का मेरा आप लोगों के बीच में काम करने का पूरा मन अध्ययन है। मैं पूरे मनोवेग से आप लोगों के साथ हूँ। जो मेरे पास धन है, शरीर है, दिमाग है, वो सब मोर्चे में लगाऊंगा और इसमें समर्पित काम करूंगा। आप सबके चरणों में नमन। सबको बहुत मुझे ये देखकर हो रही है कि हम लोग 14-15 संगठन
आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, तो ये सबसे बड़ी खुशी है और ये समझो ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है कि अगर आप लोग सारे किसान जुड़कर पश्चिमी प्रदेश का निर्माण करा देंगे तो हम वो मशवरे देंगे उन्हें कि किसानों को भटकने की जरूरत नहीं है। किसान पैसे के लिए दर दर नहीं भटकेंगे। ये लोग जो हमें बर्बाद करते हैं किसानों को, वो नहीं होगी। तरीका क्या होगा? हमारा खेत में गन्ना खड़ा है, गन्ने को वहीं हम टेस्ट करेंगे कि कितने % शुगर है। हम अपने प्रदेश में सिर्फ 2 या 3 शुगर मिल बनाएंगे नए सिरे से, प्राइवेट नहीं होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, और वहां टेस्ट शुगर करने के बाद में गन्ना काटेंगे और वहां मिल को दे देंगे। मिल में क्योंकि हमारे गन्ने की शुगर % ऑलरेडी है वहां, उसके हिसाब से हमारा चेक बनेगा और हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ये जो हमें 10-10 साल 20-20 साल हमारे किसानों को बर्बाद कर रखा है, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आयोग बनाएंगे। आयोग किस चीज का बनाएंगे? हम आयोग बनाएंगे मजदूर और दस्तकार का। मजदूर और दस्तकार का आयोग का गठन करेंगे। वो उनकी सारी परिस्थितियों को देखने के बाद में अपने सुझाव देंगे और गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी अपने प्रदेश की अलग, वो गवर्नमेंट उनको सब उसके हिसाब से उसका अनुपालन करेगी। और मेरे यहाँ का कोई भी दस्तकार और कोई भी जो बेरोजगार है वो परेशान नहीं होगा। हम उनको उनके हिसाब से, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से उनका हम लोग उनकी पे एक तरीके से, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये नहीं है लूट खसोट करो। अगर सही से गवर्नमेंट चलेगी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि आप अपने यहाँ के रहने वाले नागरिक की आप पर जिम्मेदारी है। उस पर घर होना चाहिए, उस पर रोटी होनी चाहिए, उसको कपड़ा मिलना चाहिए। जिंदगी के लिए 3 चीजें ही जरूरी हैं, घर, रोटी और कपड़ा। वो हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी डालेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट आप में से बनेगी। हम माँ के दरबार में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये ऐतिहासिक जगह है, माँ शाकुंभरी देवी का ये स्थान है। यहाँ पर लोग अपने दुख, अपने सुख प्रकट करने के लिए इस दरबार में पहुंचते हैं। हम भी इस पश्चिम प्रदेश निर्माण के लिए अपनी मांग को लेकर के माता शाकुंभरी के चरणों में ही पहुंचे हैं। यहीं से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बधाई के पात्र हैं तमाम वो लोग जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस यात्रा में सहयोग और समर्पण का काम किया है। इसके साथ साथ चाहे हमारे भगत सिंह वर्मा जी हो, चाहे कर्नल सुधीर जी हो, सतपाल यादव जी हो और तमाम ऐसे संगठन भाई जिनसे मैं आज ही परिचित हुआ हूं, अभी उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया जो वो बाहर देख करके आए। उन्होंने हमको बताया कि किस प्रकार से किसान की फसल का दाम बाहर के कंट्री में, बाहर के देशों में तय होता है। किसान प्राथमिक कड़ी है, देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान खेत के अंदर पुर्जे पैदा नहीं करता, किसान खेत के अंदर गाड़ियां पैदा नहीं करता, किसान खेत में वो अन्न पैदा करता है जिसके द्वारा उदर पूर्ति होती है, हमारी भूख शांत होती है। लेकिन वो इतना कष्ट और मेहनत का काम है जिसको करते हुए किसान का पसीना और दम निकल जाता है। जब बाजार में बात आती है उस फसल को बेचने की जो इतनी मेहनत से तैयार होती है, तो उसको उसकी मेहनत का वापस मिलना तो बहुत दूर की बात है, उस फसल की कीमत भी उसको वापस नहीं मिलती। ये तमाम प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनको एक छोटी यूनिट, छोटा स्टेट
बनाने के बाद बड़ी सरलता से उनको खत्म किया जा सकता है। चाहे कामगार जो अपने हाथों से काम करता है, चाहे मजदूर जो खेत में काम करता है, कोई तय नहीं होता। सरकार इतना कम रेट तय करती है कि बाजार में जहां वो काम करता है उससे ज्यादा उसको ऐसी कीमत मिलती है। इतना कम तय सरकार करती है। इतना अंतर है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 416 रुपए मजदूरी है। जो डेली वेजेज की रोजाना की मजदूरी है 416 रुपए है। केरल में जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां 827 रुपए पर डे की मजदूरी है। डबल मजदूरी है, डबल। इस प्रकार से जो मेहनत कश लोग हैं, जो काम करके खाते हैं, जिनका चूल्हा रात को उनके काम के ऊपर जलता है, उनको सहूलियत मिलेगी। सरकार अपनी जनसंख्या के हिसाब से निर्धारण करती है कि कितना बजट किस चीज को दिया जाए। वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क निर्माण का मामला हो, भवन निर्माण का मामला हो, या कहीं किसी गरीब है सहाय को पेंशन या उसको मदद देने का मामला हो। ये तमाम चीजें तभी सही सरलता से लागू की जा सकती है जब एक राज्य ऐसा हो जहां तक शासन की पहुंच हो, प्रशासन की पहुंच हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हमारे लोग, सरकारी नौकरी की तो दूर की बात है, अगर कोई हमारा विद्यार्थी LLB कर लेता है, वकालत की पढ़ाई कर लेता है, तो वो हमारी जो हाई कोर्ट है, जहां सबसे ज्यादा केस जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा काम मिल सकता है, वहां उसको प्रैक्टिस करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि दूसरों का कब्जा है। आपको वहां बैठने नहीं दिया जाएगा, बैठ भी जाओगे हरेसमेंट होगा, और वहां के जो लोकल वकील हैं, वहां की जो लोकल जनता है, वो अपने वाले के पास जाएगी, अपने वाले को जाके पूछेगी। इसलिए आपको वहां वकालत करने का भी अवसर नहीं मिलता। हमारी सरकार हो, हमारा ही लोग, हमारा ही जो है हाई कोर्ट हो, लंबे समय से वकीलों की मांग रही है कि हमें एक बेंच मेरठ में या आगरा में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी दे दी जाए, जिससे हमारे लोगों को हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, हाई कोर्ट का जो केस है, उसके लिए 800 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद न जाना पड़े। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी है। अब लड़ाई है कि हाई कोर्ट बेंच नहीं चाहिए। हम हाई कोर्ट बेंच की मांग नहीं करते, हम मांग करते हैं हमें प्रदेश चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से ये लड़ाई अब बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। जनता जाग रही है, जनता की समझ में आ रहा है, बेरोजगार युवक की समझ में आ रहा है कि कब तक घर में बैठ के खाता रहेगा। जमीन घट रही है, रोजगार घट रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें घटती जा रही है। तो क्या होगा? एक दिन विस्फोट होगा और निश्चित रूप से लोगों को इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा कि अलग बने हमारा प्रदेश, घर घर पहुंचाओ ये संदेश। सहयोग के लिए यहाँ आए, सहयोग की मांग करते हुए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों तक ये यात्रा जाएगी। हम सबको जगाएंगे, जगाने का काम करेंगे कि खड़े हो जाइए अपने हक और अधिकारों के लिए। आने वाली अपनी पीढ़ियों को जो है उनका न्याय दिलवाने के लिए आपको पश्चिम प्रदेश का निर्माण करवाना ही पड़ेगा। घर से निकलिए बाहर, हो जाइए तैयार। सबसे बड़ा राज्य यदि कोई है तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 25 करोड़, USA की जनसंख्या है 34 करोड़, और 34 करोड़ में राज्य कितने हैं? 50। उत्तर प्रदेश में है राज्य 1। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का विभाजन बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार में आपकी क्लास 1, जो क्लास 1 सर्विसेज हैं, उनमें मात्र 0.2% की भागीदारी है। आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में मात्र 6% भागीदारी है, जबकि आपकी भागीदारी होनी चाहिए कम से कम 33%। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का विभाजन बहुत जरूरी है। और जब तक उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और जो संयुक्त मोर्चा जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं सतपाल यादव जी, कर्नल सुधीर जी और हम लोग मिलकर, कि एक दिन एक संयुक्त मोर्चा होगा। जितने भी तमाम संगठन हैं
जो अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब इस संगठन में शामिल होंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपका पृथक पश्चिम प्रदेश बनेगा, यहां शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होगी, फ्री होगी। आज हमारे साथी कह रहे थे, हमारे यहां सहारनपुर में मायावती सरकार में सैकुल हिंद राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन वहां बुखार की भी दवा नहीं मिलती। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय की यदि हम लोग बात करें तो आज हम लोग देश में सबसे पीछे। जिस दिन आपका अलग राज्य बनेगा, जिस दिन आपका पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होगा, उस दिन जहां शिक्षा और चिकित्सा आपको फ्री होगी, वहां पर आपकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कतर देश से भी अधिक होगी। आज दुनिया में कतर एक ऐसा देश है जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दुनिया में सबसे अधिक वहां के व्यक्ति की है। तो साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस दिन आपका पश्चिम प्रदेश बनेगा आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। चाहे यहां किसान की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, अभी तक सरकार ने गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है। हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं कि गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपए क्विंटल होना चाहिए। लेकिन साथियों, जिस दिन आपका अलग राज्य होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि गन्ने का रेट 600 रुपए से भी अधिक होगा। तो किसानों की समस्याएं हल होंगी, हमारे बेरोजगार युवाओं की समस्याएं हल होंगी, हमारे शिक्षक जो हमारे डॉक्टर अशोक मलिक जी लड़ाई लड़ते रहते हैं, शिक्षकों की, छात्रों की शिक्षा पर काम करते हैं, ये सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। तो बातें मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, बहुत वक्त आपके बीच में मौजूद हैं। मैं केवल आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम और आप सब लोगों को मिलकर पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण की लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को बहुत आगे तक पहुंचाना है। जब तक पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों को मौका देंगे और उसके बता गए हैं हमारे एडवोकेट साथी। मैं तो पहले ही लग गया था, बेंच हमें नहीं मिलने वाली, उत्तराखंड वाले ले गए हाईकोर्ट बेंच, हमें स्टूल तक नहीं मिला। और हमारे अध्यक्ष जी ने मान लिया है कि हमें प्रदेश चाहिए, पूरी हाईकोर्ट आ जाएगी। जैसे उत्तराखंड में हाईकोर्ट आएगी, जो हाईकोर्ट इलाहाबाद में 14 लाख मुकदमे पेंडिंग है, उनमें 8 लाख तुम्हारे मुकदमे है। दोस्तों, उसमें जब निर्णय होता है, वह एक कहावत है, वह क्वालिटी पे जाते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। हमें ये नहीं देखना संख्या कितनी है, ये सब लोग लड़ने वाले हैं। जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तब भी चंद लोग थे, बाकी नेतृत्व जो कर रहे थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे गांधी जी हो, सब लोग। शौके सादत और शौहरत की मत पूछिए, शौके सादत और शौहरत की मत पूछिए। हमने तो हाथों में सर ले लिया है, कत्ल होने से क्या डरना, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये गवर्नमेंट जजिस की आपूर्ति नहीं कर पाती, स्टेनों की आपूर्ति नहीं कर पाती, पेशकार आर्डरों की आपूर्ति नहीं कर पाती, तो न्याय कहां से मिलेगा? इसीलिए ये बवंडर हो रहा है, इसीलिए लिटिगेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है कि एक अपील को सजा अगर हो जाती है, उसकी अपील 24 साल 25 साल बाद हेयरिंग में आती है, पता चलता है कि 4 मुलजिम तो उसमें गायब ही हो गए, खत्म हो गए। तो ये सब चीजें, ये प्रॉब्लम को गवर्नमेंट नहीं देख रही। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जजेस भी पूरे हों, उनका स्टाफ पूरा हो। एक जज को काम करने के लिए कोर्ट में कितने लोगों की जरूरत है? मेरे हिसाब से जज के साथ साथ 2 वकील, 2 पार्टी, स्टेनो, पेशकार, एलमत और पुकार करने वाले 2 चपरासी। जब तक कोर्ट के अंदर ये सब लोग मौजूद नहीं होंगे और काम करने वाला आदमी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा कोर्ट में बैठ के, तो कोई निर्णय नहीं होगा। तभी आप लोग डेट पे डेट लेके चले जाते हैं। एक साल, एक केस 20-20 साल चलता रहता है, जिसे 2 मिनट में खत्म किया जा सकता है, 20 साल चलता रहता है। तो ये सब बातें गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण संघ को, निर्माण मोर्चे को मेरा सहयोग है और मैं इस बात को, अभी मैं 16 तारीख में बिजनौर 22 जिलों की मीटिंग करने जा रहा हूं, वहां भी इस बात को रखूंगा। उन सब लोगों से कहूंगा कि आप लोगों को सपोर्ट करें दिल से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम लगती है, क्योंकि वो लोग तो हमारे ऊपर पल रहे हैं।
अगर बन जाता है तो हाईकोर्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मगर हमारी हाईकोर्ट बेंच की डिमांड पब्लिक की डिमांड है। वो ये बार बार जो लोग होते हैं कि पब्लिक की डिमांड नहीं है, ये हर बार साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तो पार्लियामेंट में साबित हो चुका, जब पार्लियामेंट रिकॉर्ड में बुक्स में मिनट्स में आ चुका कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। तो कहीं बना देना, ये सहारनपुर बना दे, क्या दिक्कत है? मेरठ बना दे, नोएडा बना दे, अलीगढ़ बना दे, बिजनौर बना दे, मुरादाबाद, रामपुर में कहीं बना